वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहारनपुर जीएस हब। तो स्टूडेंट्स, आज ये मेरी वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए जो आईसीएसई बोर्ड से हैं। क्लास 10th बायोलॉजी की ये वीडियो होगी हमारी, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत पास हैं अब, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। ये जो मैं वीडियो की एक सीरीज बनाऊंगा, इसमें हम पूरी बायोलॉजी को कंप्लीट पढ़ेंगे। आपके एग्जाम से पहले पहले मैं पूरी बायोलॉजी को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेल साइकिल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेल साइकिल, ये इन चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें पहला पार्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्योंकि अगर हमें सेल साइकिल को समझना है अच्छे से, तो उससे पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को पढ़ना होगा, समझना होगा। क्योंकि जिसके स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम या फिर क्रोमोसोम के बारे में समझ, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर हो गए, उसको सेल साइकिल को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि सेल साइकिल के जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं क्रोमोसोम पे डिपेंड होके चलती है, ठीक है। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। कुछ चीज़ें मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दी हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे बात करेंगे कि बेसिक सी बात की डेफिनेशन का मतलब कि क्रोमोसोम है क्या, कि क्या क्रोमोसोम है, कैसे काम करता है, मतलब कि क्या इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो डेफिनेशन में लिखा है यहाँ पे, क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। मैं एक एक करके इनको डिफाइन कर देता हूँ। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है कि जब साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम का ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है, जब डिस्कवरी की, तो उन्हें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी, जैसे ऐसे होती है ना, ऐसे करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दी ना, ठीक है। कहाँ पे? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है हमारा? सेल के अंदर। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सेल के बारे में। सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसे डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल में, ठीक है। तो यानी कि हम सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, छोटा सा पार्ट, न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम है, उसकी बात कर रहे हैं। विच कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वही कि ये काम क्या करता है, इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने का मतलब है कि इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मम्मी पापा से आगे बच्चों में जाती है और बच्चों से फिर आगे अगले बच्चों में जाती है, ठीक है। बेसिक सी बात है, इतना पता भी होगा आपको। आई होप कि अगर नहीं भी पता है तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि मम्मी पापा से बच्चों में जाती है, फिर बच्चों से अगली जनरेशन में जाती है, वही वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे आप देखते हो किसी के घर पे मम्मी पापा में से किसी के पापा की नाक लंबी होती है तो उनके बच्चों की भी नाक थोड़ी सी लंबी मिलती है, ठीक है। किसी की हाइट ज़्यादा होती है तो उनकी भी हाइट ज़्यादा मिलती है। कह देते हैं ना कि बच्चों को ये तो अपने मम्मी पे गया है, पापा पे गया है। वो ये वही तो एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। किसके थ्रू? क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम के अंदर स्टोर है, ठीक है। अब मेन काम, दे प्ले ए वाइटल रोल इन सेल डिवीजन। पहला तो रोल इसका क्या है कि सेल डिवीजन, यहीं पे देख लो, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? सेल डिवीजन में, जो कि हमारा इसका अगला पार्ट होगा फर्स्ट चैप्टर का, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड सेल साइकिल। तो सेल डिवीजन समझ रहे हैं कि क्यों क्रोमोसोम पहले पढ़ा जा रहा है? क्योंकि सेल डिवीजन में काम आएगा ये, ठीक है। उसके बाद हेरिडिटी, ठीक है, जो आपका सेकंड चैप्टर है, ठीक है, बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर। इसलिए क्रोमोसोम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्रोमोसोम क्लियर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सेल डिवीजन भी क्लियर हो जाएगा, हेरिडेटरी भी और वेरिएशन भी। वेरिएशन भी इसी का पार्ट है, ठीक है। उसका म्यूटेशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन, ठीक है, क्लियर। मतलब एक टॉपिक से हमारे अगले 2 से 3 चैप्टर हमारे कवर होने वाले हैं, क्लियर। ये चीज होगी डेफिनेशन, इसको देख लेना आराम से, कुछ नहीं, बहुत ईजी है, मैंने ईजी करके आपको बता दिया है। अब देखते हैं क्रोमोसोम का मीनिंग क्या है। क्रोमोसोम जो नाम रखा गया था, क्रोमोसोम्स का मतलब होता है कलर्ड बॉडी। मतलब जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो ये कलर्ड बॉडी की तरह उन्हें मिले थे। मतलब इसकी ये स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये कलर बॉडी की तरह थी, ठीक है। तो इसको नाम रख दिया था इसी हिसाब से इन्होंने, क्रोमोसोम, क्लियर। अब बात करते हैं कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है कि डिस्कवरी। भाई क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यूज में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कि क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी। वहाँ पे 4 साइंटिस्ट होंगे, जिनमें से 3 आपके रॉन्ग ऑप्शन होंगे, एक सही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको देख लेते हैं। इन 1822 एक जर्मन साइंटिस्ट थे, वाल्थर फ्लेमिंग, ठीक है। वाल्थर फ्लेमिंग ने सबसे पहले इनकी स्टडी की, ठीक है। सबसे पहले स्टडी की किसमें? एनिमल्स में।
एनिमल्स में सबसे पहले क्रोमोसोम की स्टडी किसने ने की? जर्मन साइंटिस्ट ने, वॉल्टर फ्लेमिंग ने इन 1822। क्लियर? बस यहाँ पे दो साइंटिस्ट के नाम याद रखने, एक ये, दूसरा ये। फिर 1888 में डब्ल्यू वाल्डेयर ने ये जो क्रोमोसोम नाम है ना ये दिया। किसने? डब्ल्यू वाल्डेयर ने। सिर्फ इतना याद रखना, ये इसको वॉल्टर फ्लेमिंग की जगह आप डब्ल्यू फ्लेमिंग भी बोल सकते हो, इजी रहेगा याद करना, डब्ल्यू फ्लेमिंग या डब्ल्यू वाल्डेयर। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने सबसे पहले एनिमल में स्टडी की किसकी? क्रोमोसोम की। और डब्ल्यू वाल्डेयर ने क्रोमोसोम नाम दिया। ठीक है, अब अगर कंफ्यूज हो जाओ कि स्टडी किसने की, एक और तरीका बताता हूँ मैं याद करने का। भाई डब्ल्यू तो दोनों में आना है, ठीक है। जब ABCD के अल्फाबेट से आ जाते हैं, पहले F आता है, डब्ल्यू बाद में आता है, तो F से फ्लेमिंग और वाल्डेयर, ये तो याद रखना पड़ेगा। तो पहले इसकी स्टडी हुई, फिर इसका नाम दिया गया। भाई पहले स्टडी तो होगी कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फिर सोचा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, इसको नाम क्या दिया जाए। ठीक है, बाद में नाम दिया जाता है। पहले जैसे पहले बेबी होता है ना, उसके बाद उसका नाम रखा जाता है। ठीक है, वो बात अलग है। आजकल पहले भी नाम सोच लेते हैं कि बेबी होने से पहले कि उसका हम नाम क्या रखें। पर क्लियर? अब एक चीज़ में छोटी सी है, वो ये है कैरियोटाइपिंग। ये आपको आपकी बुक्स में बहुत रेयरली मिलेगा, आपकी बुक्स में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स मैंने आपके हर एग्जाम में काम आएगा। आगे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन करोगे, आगे आप 11th में भी जाओगे, ठीक है, या कभी आउट ऑफ सिलेबस ये क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कैरियोटाइपिंग क्या है, इसलिए मैंने पहले नोट लगा दिया है, जरूरी है। कुछ पढ़ रहे हो थोड़ा सा अलग पढ़ो ना, अब तो ट्रेडिशनल तो पढ़ते आ ही रहे हो। कैरियोटाइपिंग एक टेक्निक है। भाई क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। क्रोमोसोम कैरियोटाइपिंग क्या है कि क्रोमोसोम्स की ये एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये एक किसी भी एनिमल की बॉडी में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है उनकी काउंटिंग करती है। ठीक है, अब देखो मैंने बताया कि क्रोमोसोम है, ठीक है, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि ये वैसे जब जेनेटिक्स का पोर्शन पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स जिनमें कितने क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन में 23 पेयर होते हैं। ठीक है, 23 पेयर यानी कि 46 इन नंबर्स, पता है, बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, तो ऐसे ही किसी भी एनिमल में या किसी भी लिविंग बींग्स में क्रोमोसोम्स कितने नंबर्स में है। सपोज कोई हमारे पास कोई एनिमल आ गया, हमको नहीं पता है, हमको बोल दिया गया कि आप कैरियोटाइपिंग मशीन की हेल्प से आप नंबर्स को काउंट करके बताओ, तो ये नंबर काउंट करके बताती है कि कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, इसका यहीं पे लिख देता हूँ, यूज इन काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर। क्लियर? और एक चीज इसका छोटा सा फायदा ये भी है, कैरियोटाइपिंग है, काउंटिंग करके क्रोमोसोम के नंबर की। एक और चीज फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होती है, क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मेलिटीज में। एबनॉर्मेलिटी, ये एबनॉर्मेलिटी क्या होता है? देखो, नॉर्मेलिटी और एक एब, दो वर्ड से मिलकर नॉर्मेलिटी मतलब नॉर्मल फंक्शन कर रहा है कोई भी चीज़। एब का मतलब उसमें कोई डेफिशिएंसी आ गई है, मतलब अच्छे से प्रॉपर काम नहीं कर रही है। देखो जैसे कैरियोटाइपिंग है, हमें बता रहा है कि कितने हमारे अंदर क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ऐसे ह्यूमन के अंदर ले लो, इसमें नॉर्मली क्या है 46 इन नंबर। अब सपोज हम कैरियोटाइपिंग से हम काउंट कर रहे हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, सपोज हमें वहाँ पे 45 मिल गए। ठीक है, 45 मिल गए, तो इसने ही तो एबनॉर्मेलिटी फाइंड आउट की हो, हमें तो नहीं पता था ना कि एबनॉर्मेलिटी है नहीं है। तो इससे हम एबनॉर्मेलिटी भी फाइंड आउट कर लेते हैं, किससे? कैरियोटाइपिंग से। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन था, अब इसके आगे भी जाते हैं, बट इंपॉर्टेंट बहुत है ये। ठीक है, इजीली कोई नहीं बताता है, मैं इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छे से बता रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अभी हमने बेसिक बैकग्राउंड चेक कर लिया क्रोमोसोम का। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, 2 कंपोनेंट है इसमें जिनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, बहुत बेसिक से, कुछ भी प्रॉब्लम में नहीं आना है, बिल्कुल सिंपल इजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, स्ट्रक्चर पढ़नी है नहीं, वही हमारा टॉपिक है। 2 कंपोनेंट, 1 2 ऐसे कर लेते हैं भाई, पहला और दूसरा। पहला कंपोनेंट है इसका डीएनए। ठीक है, डीएनए भी आपने सुना होगा, डीएनए। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है इसका हिस्टोन प्रोटीन। भाई प्रोटीन के बारे में तो सुना ही है, हिस्टोन इस प्रोटीन का नाम है, कुछ भी मत डरो कि हिस्टोन ये दुनिया में कहाँ से आ गया, कि क्या नाम आ गया।
सिंपल सा हिस्टोन प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन। ठीक है, डीएनए के बारे में भी पढ़ेंगे और हिस्टोन प्रोटीन के बारे में भी। मतलब एक क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या होता है? डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है, ये केमिकल कंपोजिशन है इसका। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्या बना रही है? क्रोमोसोम बना रही है। ठीक है, अब एक चीज समझो, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, क्रोमोसोम बनना है, इतना तो क्लियर है हमारा। अब डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को एक चीज और बोलते हैं जिसका नाम है क्रोमेटिन। क्लियर? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर बनाते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन से ही बनता है हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, तो डीएनए के केमिकल कॉम्पोजिशन क्या क्या है? डीएनए और क्रोमोसोम के केमिकल कंपोनेंट क्या है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। जब डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन क्या प्रोडक्ट मिलता है? उसके मतलब प्रोडक्ट कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन को ही क्रोमेटिन बोलते हैं। क्लियर? अब हमें एक एक करके पढ़ना है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। आज की क्लास में हम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? इससे अगली जो क्लास होगी हमारी, जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद प्रॉपर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की पैकेजिंग कैसी होती है, फिर कैसे क्रोमोसोम बनता है, फिर क्रोमोसोम की शेप किस तरह की निकल के आती है, डायग्राम, सारी चीजें पढ़ेंगे। तब हमारा अगला टॉपिक है डीएनए। ठीक है, तब हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। तो अब हमारा टॉपिक है डीएनए। ठीक है, यहाँ से डीएनए पढ़ेंगे, फिर हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए। ठीक है, अब डीएनए की ये शॉर्ट फॉर्म है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब ये मत घबराना कि इतना लंबा चौड़ा नाम है, क्या होता है। अब तक आपने अगर पता भी, आपको ये सिर्फ आपने रटा होगा। ठीक है, कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड ऐसे याद कर लेते हैं। ठीक है, मैं इनको एक एक चीज को क्लियर करके बताऊंगा कि ये नाम क्यों आया है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि है क्या है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये पढ़ाई होगा आपने जब सेल पढ़ी थी। ठीक है, 9th क्लास में। एंड यूकैरियोटिक बोथ सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट होता है। क्लियर? कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड है तो कहाँ पे होगा ये? न्यूक्लियस में। वो भी बताया था कि क्रोमोसोम ऑलरेडी कहाँ पे हमारा? न्यूक्लियस के अंदर, तो ये भी न्यूक्लियस का पार्ट होगा। क्लियर? इतना क्लियर है? अब हम देखते हैं कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड पूरा नाम कैसे बना और क्या कैसे स्ट्रक्चर है। क्लियर? ठीक है, बोथ सेल में न्यूक्लिक, बोथ सेल न्यूक्लियस, किसकी? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स की, दोनों की सेल में पाया जाता है। कहाँ पे? न्यूक्लियस में। क्लियर? अब करते हैं हम डीएनए की बात। डीएनए का कंपोजिशन क्या है? जैसे वहाँ पे हमने क्रोमोसोम का कंपोजिशन पढ़ा था ना, कंपोजिशन। जो हमारा डीएनए है ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है, उसका बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की रिपीटिंग चेन होती है इसके अंदर। अभी बताता हूँ कैसे रिपीटेड चेन होती है। न्यूक्लियोटाइड की रिपीटिंग चेन होती है, जिसकी वजह से इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड को, क्योंकि इसकी न्यूक्लियोटाइड की रिपीटेड चेन है क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों बोला है? क्लियर हो गया? क्योंकि रिपीटिंग मतलब मोर देन वन, बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए पॉली। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है जिससे ये डीएनए बना है? इसी में छिपा हुआ है इसका नाम, पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके लिए पहले हमें न्यूक्लियोटाइड को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम समझते हैं न्यूक्लियोटाइड को। तो हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्योंकि जो हमारा डीएनए है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड किस किस चीजों से बना है। देखो, न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है बेसिकली। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। फर्स्ट पे है हमारा पेंटोज शुगर। क्या है? पेंटोज
शुगर सबको पता ही है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। पेंटोज का मतलब है यहाँ पे 5 कार्बन, मतलब ऐसी शुगर जो 5 कार्बन वाली होती है। बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट को, पहले नाम लिख देते हैं सबके। दूसरे नंबर पे आता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, क्लियर। तीसरे पे आता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप को बोलते हैं, कौन सा फॉस्फेट ग्रुप है इसमें, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, क्लियर। तो अब हम तीनों का एक एक करके पढ़ते हैं, क्या पेंटोज शुगर है, क्या नाइट्रोजन बेस है और क्या फॉस्फेट ग्रुप है। मैं पहले इधर से स्टार्ट करता हूं क्योंकि पेंटोज शुगर थोड़ा टिपिकल है, उसको सबसे बाद में लिखता हूं क्योंकि उसमें जगह ज्यादा लगेगी। पहले इन दो को क्लियर कर देता हूँ, जी, ठीक है। पढ़ने तो तीनों ही है, पहले इधर से पढ़ लिया, उधर से, बात तो वही है, पढ़ने तीनों है, ठीक है। ये जो फॉस्फोरिक एसिड है इसका सिर्फ इतना है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, H3PO4, क्लियर, H3PO4 फॉस्फेट ग्रुप में फॉस्फोरिक एसिड है, क्लियर। अब करते हैं नाइट्रोजन बेस की बात। इसमें 2 टाइप के नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट हैं, इसलिए मैं चार्ट से बना रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा फिर, ठीक है। एक होता है प्यूरीन, एक होता है पैरामिडीन, क्लियर। प्यूरीन फर्दर डिवाइड है 2 में, पैरामिडीन भी फर्दर डिवाइड है 2 में, टोटल 4 नाइट्रोजन बेस के टाइप है, 2 प्यूरीन पिरामिडीन, ये अपने आप में 2-2 में डिवाइड है, क्लियर। प्यूरीन पिरामिडीन, क्लियर। देखो कंफ्यूज मत होना, न्यूक्लियोटाइड के 3 टाइप, पहले इधर से कर लिया हमने, फॉस्फेट है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर, बाद में नाइट्रोजन बेस के 2 टाइप, प्यूरीन और पिरामिडीन, ये भी दोनों 2-2 पार्ट में डिवाइड है। पहले मैं ऐसे लिख देता हूं AG T और C, ठीक है। अब देखते हैं AG और ये T और C क्या होता है। TC कह लो या CT कुछ भी बोल लो आगे पीछे करके, ठीक है। ये होता है एडेनिन, एडेनाइन, ठीक है। ये है ग्वानाइन, इनका नाम है, ठीक है। ये है थाइमाइन, ये है साइटोसाइन, क्लियर। अब इतना क्लियर है। अभी कंफ्यूजन में मत जाना, अगर आपने पढ़ भी रखा होगा ATGC वगैरह, कुछ भी नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे देखो। नाइट्रोजन बेस 2 पार्ट, फर्स्ट प्यूरिन, सेकेंड इज pyrimidine. Purine further divided into 2 parts, that is adenine and guanine. Pyrimidine is further divided into 2 parts, thymine and cytosine. यहाँ तक का ये 2 क्लियर हो गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं आई होप। अब हम आते हैं सबसे थोड़ा सा टिपिकल। अब देखो, जब आप न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर पूरी पढ़ लोगे ना, कंपोनेंट, अपने आप इसका नाम याद हो जाएगा, ठीक है। पता चल जाएगा क्यों इसका नाम ये पड़ा है। मैंने बताया 5 कार्बन शुगर, पेंटोज शुगर वो शुगर होती हैं या वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनकी रिंग में 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। अब 2 टाइप की होती हैं ये, एक तो राइबोज होती है और एक डीऑक्सी राइबोज। पहले हम पढ़ लेते हैं राइबोज क्या है और डीऑक्सी राइबोज क्या है, ठीक है। ये 2 तरह की होती हैं, राइबोज शुगर, ठीक है, और दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। जो डीएनए में प्रेजेंट है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, जिसके बेस पे इसका नाम लिखा है, अभी बताऊंगा क्लियर करके। पहले हमें समझना पड़ेगा राइबोज शुगर क्या है। बट डीएनए में प्रेजेंट होती है डीऑक्सी राइबोज। आप सोच रहे होंगे कि फिर हम राइबोज क्यों पढ़े, हम डायरेक्ट डीऑक्सी राइबोज पढ़ लेते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है कि अगर हमने राइबोज शुगर हमारी समझ में आ गई तो डीऑक्सी राइबोज शुगर हमारी समझ में आ जाएगी, और ये पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है और इसको डीऑक्सी राइबोज क्यों बोलते हैं राइबोज शुगर की जगह, क्लियर। बहुत एक बेसिक सा, एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें। पहले हम लेते हैं, मैंने क्या बताया था, 5 कार्बन शुगर है, तो इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। 5 कार्बन मतलब 5 कार्बन होंगे, ठीक है, ऐसे 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 करके हम देखो, यहाँ पे होगी ऑक्सीजन हमारी, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे हम पहले थोड़ी सी जगह बनाते हैं, यहाँ पे हमें कार्बन प्रेजेंट करनी है, ठीक है।
ये जो इसके कॉर्नर होते हैं इन पे कार्बन प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। कभी भी कार्बन की जो काउंटिंग होती है केमिस्ट्री में, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा मैं बता देता हूँ, क्लॉकवाइज होता है स्टार्ट। मतलब हम इधर से स्टार्ट करेंगे। क्लॉकवाइज क्या, जैसे ये क्लॉक है, यहाँ पे 12 बजे होते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, ठीक है। अब जब हम क्लॉकवाइज का क्या मतलब होता है, हम 12 से 3 की तरफ ही तो जाते हैं, फिर 3 से 6 की तरफ जाते हैं, फिर 6 से 9 की तरफ, फिर 9 से 12 की तरफ। तो हम ऐसे घूम के ऐसे हम काउंटिंग करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो पहले हम राइबोज की करते हैं, ये थोड़ा सा समझाना था मुझे आपको। तो पढ़ेंगे राइबोज और डिऑक्सी राइबोज, ठीक है। पहले राइबोज को पढ़ते हैं। क्या है, 5 पेंटोस शुगर यानी कि 5 कार्बन शुगर, यानी कि 5 कार्बन होंगे इसमें, ठीक है। डायग्राम बना दिया है, देखो ये डायग्राम ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये पार्ट रिमूव कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हम कार्बन को रखेंगे, ठीक है। देखो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑक्सीजन, यहाँ पे आएगा कार्बन, नंबरिंग हम बाद में करेंगे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे 1 2 3 4, क्योंकि हमें क्लॉकवाइज जाना, ये तो 4 ही है, पर ये कहा है कि पेंटोस शुगर फिर 5 कार्बन। अभी बताता हूँ, पहले इसकी स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके साथ यहाँ पे जुड़ा होता है OH, सॉरी नीचे जुड़ा होता है H, ऊपर जुड़ा होता है OH ग्रुप। क्लियर, इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट। सेम यहाँ पे इसमें OH नीचे आ जाता है और H हाइड्रोजन ऊपर, सेम इसमें हाइड्रोजन ऊपर और OH नीचे। अब सेम इसमें हाइड्रोजन इसी की तरह नीचे, ऊपर OH, पर इसके साथ ही एक यहाँ पे CH2 लगा होता है। अब देखते हैं, अब करके देखते हैं हम नंबरिंग। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन। क्लियर, ये है हमारा चौथा कार्बन, इधर लिख दूं चौथा कार्बन, ठीक है। अब चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है CH2OH ग्रुप, ठीक है। ये हो गया हमारा 5वें नंबर का कार्बन। हो गए पूरे 1, देखो क्लॉकवाइज जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, मैंने बताया था कि क्लॉकवाइज 1 2 3 4 और 5। तो पेंटोस शुगर कंप्लीट, पेंटोस शुगर हो गई है हमारी, राइबोस शुगर है ये, ठीक है। 5 पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाली। अब करते हैं हम, ये समझने के बाद देखते हैं डिऑक्सी राइबोज में इसमें क्या डिफरेंस है। एक बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है, इसमें एक ऑक्सीजन कम हो जाती है। देखते हैं कहाँ पे कम होती है वो। सेम सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ मैं, सेम यही जुगा तू, ये ऑक्सीजन एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। क्लियर, इसको ब्लैक से बनाते हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीजन हो गया हमारा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साथ के साथ हम नंबरिंग भी करते हैं आपके बाद, क्योंकि हमने थोड़ा सा बेसिक समझ लिया है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, ये हमारा थर्ड कार्बन, यहाँ पे हमारा फोर्थ कार्बन। कंप्लीट कर लेते हैं, फोर्थ के साथ 5 जोड़ देंगे। यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा H। इसको छोड़ देता हूँ मैं भी, क्योंकि मेन खेल सारा इसका ही है, इसी में डिफरेंस आएगा। यहाँ पे H, OH कोई अलग से नहीं लिख रहा हूँ, इसको छोड़ दे रहा हूँ, H OH, वही OH H, ठीक है। सेम यहाँ पे आएगा H, वही OH, OH के साथ ही क्या लगेगा CH2। तो फिफ्थ कार्बन कहाँ हो जाएगा हमारा, ये वाला। सेम, अब तक सेम है, सिर्फ हमने सेकंड कार्बन को होल्ड कर लिया है, अभी होल्ड किया है अभी, ठीक है। सेम, क्लियर। अब 6 पे देखो, ऊपर एक हाइड्रोजन है, चलो ऊपर भी सेम कर देते हैं। नीचे क्या है OH, मैंने बताया था कि एक ऑक्सीजन कम हो जाती है। अब देख लो OH है ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ H रह जाएगा, ठीक है। क्या रह जाएगा, सिर्फ H। इसके साथ की जो O थी, इस कंडीशन में वो रिमूव हो गई है, ठीक है। इसको ही बोलते हैं डिऑक्सी राइबोज शुगर। इसका पूरा नाम क्या बनता है, 2 डिऑक्सी राइबोज शुगर। अब देखो इसके नाम को कैसे करता है, ठीक है। 2 नंबर का क्या है हमारा कार्बन, यहां से आया 2। अब देखो ये देखो, पहले राइबोज शुगर, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है,
यहाँ पे क्या है, इसको देखो, डीऑक्सी, डी का मतलब होता है रिमूवल और ऑक्सी का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन, यानी कि दूसरे नंबर के कार्बन पर जो ऑक्सीजन थी उसका रिमूवल इसमें हो गया है। दूसरे नंबर के कार्बन पे जो ऑक्सीजन थी उसका रिमूवल हो गया, सिर्फ हाइड्रोजन बची है। यहाँ से इसका क्या नाम आया, डीऑक्सी राइबोज शुगर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको, मैंने बहुत सिंपल वे में बता दिया है, ठीक है। अब देखते हैं, हमने तीनों कंपोनेंट पढ़ लिए, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ से ही बनता है इसका नाम। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। अब 2 को छोड़ देते हैं यहाँ पे, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ पे है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लिक एसिड, एसिड क्यों है ये, फॉस्फेट ग्रुप में कौन सा एसिड है इसमें, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्लियर। डीएनए का नाम मैंने बताया था ना कि जो फुल फॉर्म है इसी में से कंप्लीट हो जाएगी, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। जिसने इस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया अपना, उसको इसको नाम को समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब से ये नाम रटना नहीं है, ठीक है, कि ये डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, हमें इसके बारे में पता है। तो काम इसका नहीं है हमारे पास, काम इसका है। पर अगर जिसने ये समझ ली उसके लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेकंड नंबर नाम से क्लियर हो रहा है, अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो जाता है न्यूक्लियोटाइड क्या है, क्योंकि डीएनए किसके कंपोजिशन से बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड की भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड की रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है, या रिपीटिंग चेन बोल सकते हो आप। रिपीटिंग चेन है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, पोली। पोली का मतलब ये होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा। तो पोली न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है ये, ठीक है। अब हम इस कॉन्सेप्ट से इतना तो समझ गए कि डीएनए है क्या। अब हम मेन चीज पे जाएंगे कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो किस तरह की होती है, क्लियर। अब डीएनए का डायग्राम देखेंगे, ये जो पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कैसे कैसे लगी होती है, कैसे अरेंज होती है, वो सारा देखते हैं, क्लियर। अभी हमने बेसिक कंपोनेंट देखे, अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को देखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। वही हमने पढ़ चुके हैं कि क्या कंपोनेंट है, 3 है, 1, 2 और 3, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप, क्लियर। यहाँ पे आते हैं हम डीएनए की स्ट्रक्चर से। अब बताता हूँ कि डीएनए की स्ट्रक्चर में कहाँ पे क्या क्या होता है, क्लियर। मैंने बताया था कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड की बनी होती है, न्यूक्लियोटाइड, और रिपीटिंग यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट है तो उसका क्या बोल देते हैं, पोली, पोली न्यूक्लियोटाइड, क्लियर है। अब देखते हैं कैसे होता है। ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर है। अभी कंफ्यूज मत होना कि क्या क्या चीज है, वो समझ में नहीं आता ना, एक चीज बताते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। किन किन चीजों का बना है, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप का। इस पूरे को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चैन है ये चैन रिपीटिंग यूनिट में है, ठीक है, बार बार रिपीट होती है, ऐसे यहाँ से ऐसे गई, ऐसे ऐसे गई, तो इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्लियर। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी है, कहाँ पे कैसे कैसे चीजें अरेंज होती है। मैंने इसमें 2 चीज बनाई, एक तो ब्लू से, एक ब्लैक से। ये 2 जो लाइन्स हैं ऐसे, इन लाइन्स को बोलते हैं हेलिक्स, ठीक है। ये फर्स्ट हेलिक्स है हमारा और ये ब्लू वाला भी हेलिक्स है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कितने हेलिक्स हैं, टोटल हेलिक्स हैं हमारे पास 2, एक ब्लैक से एक ब्लू से, जिससे आपको क्लियर रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले यहीं पे एक चीज लिख लो, ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, वाटसन एंड क्रिक। ये 2 साइंटिस्ट थे, एक ही है। तो इन वाटसन एंड क्रिक ने ही इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की थी, ठीक है। ह्यूमन के अंदर भी एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है। डबल हेलिक्स की बताया, एक हेलिक्स 1 हेलिक्स 2, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, क्लियर। ये हो गया हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब हमने क्या बताया था, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड चेन बनी है पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड से, क्लियर। एक होती है इसमें
सबसे पहले लेंगे हम पेंटोज शुगर, वही सारी चीज बताई थी जो कौन सी हमारे पास डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड की बनी हुई, ठीक है। तो पेंटोज शुगर कैसे फॉस्फोरिक एसिड आपस में मिलके कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम अपना फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। क्या है हमारा वो फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये है कि कनेक्ट होने के लिए फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होता है पेंटोज शुगर से। फॉस्फोरिक एसिड किससे जुड़ा हुआ है? पेंटोज शुगर से। पेंटोज शुगर का मैं ऐसे बना रहा हूं डायग्राम, क्लियर, जिसमें मैंने बताया था यहाँ पे O होता है 1 2 3 4 और 4 के साथ ही CH2OH ग्रुप जुड़ा होता है, क्लियर। वो हो चुके बाद पेंटोज शुगर, देखो क्या क्या चीज हो गई इसमें, फर्स्ट फॉस्फोरिक ग्रुप हो गया, दूसरी हमारी पेंटोज शुगर, क्लियर। अब तीसरा क्या बचता है? नाइट्रोजन बेस, कि एक नाइट्रोजन बेस भी इसके साथ लगा होगा। तो इसको पेंटोज शुगर को मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पे है हमारी पेंटोज शुगर। अब तीसरा क्या बचा? नाइट्रोजन बेस। अभी मैं बताऊंगा कौन सा बेस किसके साथ कैसे लगता है, अभी छोटी सी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है। यहां पे लगा होता है N फॉर नाइट्रोजन बेस, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी, फिर इसको ही लोगे, ये ऐसे ही कनेक्ट होती रहेगी इसमें, फिर एक ऐसे आ जाएगा, फिर इसके साथ एक यही, क्लियर, फिर एक नाइट्रोजन बेस, क्लियर, फिर एक ऐसे ही ये इधर वाला हेलिक्स बता रहा हूं मैं, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। देखो मैंने बताया था ना, न्यूक्लियोटाइड चेन 3 चीजों से बनी है, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। पहला फॉस्फोरिक एसिड आ गया हमारा, फॉस्फेट ग्रुप में है, फॉस्फोरिक एसिड था, क्लियर। दूसरा पार्ट क्या था? पेंटोज शुगर, वही डायग्राम जो भी बताया था, क्लियर। तीसरा होता हमारे पास नाइट्रोजन बेस, और ये है रिपीटिंग चेन है, एक तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा चलेगा, दूसरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, फिर तीसरा चलेगा, ऐसे ये रिपीटिंग चलती रहेंगी, क्लियर। अब देखते हैं, ये तो इस साइड हो गया, अब इधर की साइड भी आती है, भाई ऐसे बना हुआ है ना, इधर की साइड भी तो जुड़ेगा है किसी ना किसी से। अब फिर इधर की साइड वही ब्लैक से स्टार्ट करता हूं, वही ऐसे क्या बनेगा, फर्स्ट पे फॉस्फोरिक एसिड, क्लियर। फॉस्फोरिक एसिड सेम किससे जुड़ेगा? इधर की पेंटोज शुगर से, सेम कुछ नहीं है, ये इधर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसलिए ब्लैक से कर रहा हूं। पेंटोज शुगर, सेम पेंटोज शुगर किससे जुड़ेगी? नाइट्रोजन बेस से, क्लियर। ये थोड़ा सा नीचे को बना देता हूं, ठीक है, इसके इक्वल हो जाए। ये आई ऐसे, क्लियर। जैसे इधर जुड़ी हुई थी, ये जुड़ गई इससे, क्लियर है चीजें। ये ऐसे जुड़ती रहेगी, फिर ये इधर आएगा, एक ये आ जाएगा, सेम जैसे ऐसे था, फिर एक ऐसे उसके साथ जुड़ जाएगी, पेंटोज शुगर जुड़ जाएगी, पेंटोज शुगर फिर किससे जुड़ेगी? नाइट्रोजन बेस से, फिर ये ऐसे ही, जैसे यहाँ तक का एक हो गया, फिर ये 2 हो जाएगा, ऐसे ही ये भी रिपीटिंग यूनिट आपस में होती रहेंगी। आई होप इतना आपके क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इधर की चैन भी, इधर की चैन भी। अब मेन चीज आती है कि जो नाइट्रोजन बेस है, भाई पेंटोज शुगर भी वही नाइट्रोजन बेस प्यूरिन पिरामिडिन, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ये हो गया एडेनाइन, ये हो गया ग्वानाइन, ये हो गया थाइमिन, ये हो गया साइटोसाइन। ये देखो मैंने तो बता दिया नाइट्रोजन बेस क्या है, चारों आपस में ऐसे ही कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, या AG के साथ TC के कैसे करते हैं। इसका एक सिंपल सा रूल रहेगा, आप याद रखना, मैंने इसलिए इनको आमने सामने रख दिया था। देखो मैंने इनका पहले वर्ड बोलता रहूंगा, प्यूरिन एंड पिरामिडिन। एडेनिन के लिए A यूज करेंगे, ग्वानिन के लिए G, थाइमिन के लिए T और साइटोसाइन के लिए C, क्लियर। A हमेशा कॉम्बिनेशन बनाएगा T के साथ, मतलब एक प्यूरिन एक पिरामिडिन के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, ठीक है। A किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा? नाइट्रोजन बेस है, इधर का नाइट्रोजन बेस उधर के नाइट्रोजन बेस के साथ बनाएगा ना कॉम्बिनेशन। A हमेशा T के साथ
और जी क्या बचता है हमारे पास, फिर जी हमेशा सी के साथ, ATGC, ठीक है। एट इंग्लिश का वर्ड होता है ना, एट GC, ठीक है, GC, ठीक है, एट GC, ठीक है, ATGC कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं है कि आप सोच लो कि ए इधर की साइड का होगा, टी इधर की साइड का होगा, ये ऐसे भी हो सकता है, TACG, मतलब कुछ भी हो सकता है, इधर की साइड से भी कुछ भी हो सकता है, पर हमेशा AT के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा और GC के साथ। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, इधर की यूनिट, इसको जैसे हमने नाइट्रोजन बेस बनाया ना, इसको हम हाफ हाफ कर लेते हैं सपोज, ठीक है, ये हाफ, एक इधर का एक इधर का, क्लियर। सपोज इधर का एक नाइट्रोजन बेस उधर के एक नाइट्रोजन बेस से मिलेगा, मैंने बताया AT या GC, सपोज ये इसका A है, तो इसके किससे कॉम्बिनेशन करेगा, इसके T से कॉम्बिनेशन करेगा, ठीक है। इसका G इसके किससे कॉम्बिनेशन करेगा, C से। ऐसा नहीं है कि ये AG आपस में कर लेंगे, ये तरीका है इसका, ये रूल है, A T के साथ, G C के साथ। कॉम्बिनेशन क्या मतलब है भाई, इसका अपना नाइट्रोजन बेस है, इसका अपना, ये जो है ना, ये जुड़ेंगे कैसे, ये जुड़ेंगे कैसे, जुड़ते कैसे हैं केमिस्ट्री में, बॉन्ड से, बॉन्डिंग। जैसे हमारे भी फ्रेंड्स में बॉन्डिंग होती है ना, तभी तो दो फ्रेंड्स आपस में कनेक्ट होते हैं ना, बॉन्डिंग बनती है जब, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की बॉन्डिंग है किसी भी चीज की। यहाँ पे बनेगी केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, वो केमिस्ट्री का पार्ट है। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, किसी इस बॉन्ड का नाम भी तो होगा ना, जो इनको जोड़ के रखेगा, एक बॉन्डिंग होगी, अट्रैक्शन फोर्स होगा, तभी तो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, नहीं तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा अलग अलग, कुछ तो जोड़ के रखेगा, वो जोड़ के रखता है इनको बॉन्ड, उस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड लगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ये याद रखना, AT के साथ तो बनता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल। G और C के साथ हमेशा लगता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा है, H4 हाइड्रोजन बॉन्ड। AT के साथ डबल और GC के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब ये डबल और ट्रिपल ही क्यों बनते हैं, सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं बनते हैं, ये अभी आपके लेवल की क्लास का टॉपिक नहीं है, ठीक है, इतने डिटेल्स में नहीं जाना है, ठीक है, हमें क्योंकि ये भी देखना है कि किस स्टैंडर्ड में है। तो A और T के साथ डबल बॉन्ड, G और C के साथ ट्रिपल बॉन्ड। मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन है अब आप लोगों से, ये आपको समझ में आ गया होगा कि AT के साथ GC के साथ, ठीक है। और ये जो रूल है ना, ये हमेशा AT के साथ, इसको चिरगाफ का रूल बोलते हैं। जब आप 11th या 12th में है शायद, उसमें होगा हायर क्लासेस में, तब इसका चिरगाफ का रूल आता है, अभी बताने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखना, A हमेशा T के साथ कॉम्बिनेशन करेगा और G हमेशा C के साथ। कॉम्बिनेशन का मतलब बॉन्ड से, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर। ये स्ट्रक्चर ही बनती चली जाती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से आपस में। अब इसको हम थोड़ा सा इसके फॉर्म में देख लेते हैं। ये तो हमने एक बेसिक उसकी स्ट्रक्चर बता दी। अब यहाँ पे कैसे होता है, एक हेलिक्स है, दो हेलिक्स है, इतना क्लियर है आपके। अब वही बॉन्डिंग होनी है, इसको छोड़ देते हैं, इन दो को छोड़ देंगे हम, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको सेपरेट करने के लिए दिखाया है। यहाँ से कहानी शुरू होगी, ये रहा ब्लैक, दो कितने भी बना सकते हैं हम, मैं थोड़ा सा जितना हो सके इतना क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसमें 4 बना लेते हैं, इसमें 2 ही देख लेते हैं, इसमें फिर 2 ही देख लेते हैं, कितने भी बॉन्ड हो सकते हैं, तो आपको समझाने के लिए है, ठीक है। इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ, इसके साथ का यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब देखो A और T डबल बॉन्ड, G और C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और इसका मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। अब ये T और A भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अब ये है, ये इधर G था ना, इधर ये C और G भी हो सकता है, मतलब इधर किसी भी साइड का हो सकता है। बस हमेशा ये याद रखना है, A के साथ T जाएगा, C के साथ G जाएगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं, फिर से AT ले लेते हैं, फिर GC ले लेते हैं, यहाँ पे TA ले लेते हैं, GC ले लेते हैं, वही याद रखना, ऐसे ही करके TA ले लेते हैं, ऐसे ही करके बॉन्डिंग इनकी बनती चली जाती है। बस हमें क्या याद रखना है, A डबल बॉन्ड T, और कैसे लिख सकते हैं इसको, T डबल बॉन्ड A, G ट्रिपल बॉन्ड C, और कैसे लिख सकते हैं इसको, C ट्रिपल बॉन्ड G। और ऐसा भी कोई सीक्वेंस नहीं है AT के बाद GC ही आएगा या GC के बाद AT आएगा, AT के बाद AT भी आ सकता है, GC के बाद GC भी आ सकता है। बस हमें से याद रखना, A के साथ
T कॉम्बिनेशन करता है और C के साथ ये सॉरी G के साथ C करता है, वही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन। ठीक है, मुझको इतना है कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा देख लेते हैं जो आपके बहुत काम आएगी। मैंने बता दिया हेलिक्स 1 हेलिक्स 2। अब देखते हैं ये जो हमारी स्ट्रक्चर है इसकी छोटी सी चीज़ है। एक हेलिक्स ये है, वही सेम हेलिक्स 1 हेलिक्स 2 नीचे लिख देते हैं, वो इसलिए ओपन करके लिखा है। इस हेलिक्स से इस हेलिक्स के बीच की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो कितनी है? ठीक है, ये हमारी होती है 2 नैनोमीटर। N फॉर नैनो, M फॉर मीटर। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिक्स इज 2 नैनोमीटर। इस हेलिक्स से इस हेलिक्स के बीच की जो डिस्टेंस हमने जो बनाया है ना, ये डिस्टेंस 2 नैनोमीटर की होती है। क्लियर? एक चीज और, जैसे हमने बॉन्ड ये बनाया है ना नाइट्रोजन बेस, कोई सा भी नाइट्रोजन बेस उठा लो, इन नाइट्रोजन बेस हमने तो ऐसे ही बना दिए थे, हमेशा इन नाइट्रोजन बेस के बीच में भी एक स्पेस होता है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा क्लियर करके बताऊँ अगर आपको, सपोज यहाँ पे बताता हूँ मैं, इधर हमने कुछ नहीं किया है। जैसे हमने ये 2 बनाए हैं, यहाँ पे मान लो AT कर दिया, GC। अभी जो 2 बॉन्ड बने हैं यहाँ पे तीसरा भी हो सकता है, कुछ भी, फिर से AT कर देते हैं। चलो, इनके बीच की जो ये इतना स्पेस है ना, ये इतना स्पेस आपको दिख रहा है, ये एक डेफिनेटिव स्पेस होता है। ये नहीं कि कितने भी एक तो बिल्कुल पास पास बन गया नाइट्रोजन बेस, दूसरा बहुत दूर बन जाएगा। इनके बीच एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होती है, वो होती है हमारी 3.4 नैनोमीटर की। 3.4 नैनोमीटर की डिस्टेंस होती है किस किस के बीच? चलो मैं इसको लिख भी देता हूं। डिस्टेंस बिटवीन 2 N फॉर नाइट्रोजन बेस कितनी है? 2.5 नैनोमीटर। इतना क्लियर है? और चलो इसको भी लिख देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 हेलिक्स कितनी है? 2 नैनोमीटर। क्लियर? अब एक तीसरी चीज और है इसकी स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं 1 पिच। ठीक है, कि इसकी एक पिच कितनी होती है। क्लियर? देखो, यहां से यहां तक की स्ट्रक्चर इधर दिखाऊं, यहां से जो यहां तक की स्ट्रक्चर है, मतलब जो ये देखो, इसने यहां से टर्न करना स्टार्ट किया, ऐसे किया ऐसे किया, ये यहाँ पे टर्न आ गया, सेम टर्न सेम टर्न। देखो ये मत सोचना ये वाला टर्न, क्योंकि ये ब्लैक का है, ब्लू का ये टर्न, ब्लू का ये टर्न। ठीक है, या अगर आप फिर ब्लैक से लोगे तो फिर आपको यहाँ से यहाँ तक का लेना पड़ेगा, ये टर्न ये टर्न। क्लियर? ये एक पूरा टर्न होने में, ये जो यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एक टर्न कंप्लीट हुआ है ना, ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे कोयल है ना हल्का सा, ये जो टर्न कंप्लीट होने को इसकी डीएनए के एक पिच बोलते हैं, 1 पिच। क्लियर? 1 पिच क्या है? एक पूरा टर्न। अब इसकी भी कोई एक डेफिनेट लेंथ होती है, यानी कि एक टर्न, एक लंबा टर्न हो गया, लेंथी हो गया, एक शॉर्ट टर्न हो गया, इस टर्न की भी एक डेफिनेट लेंथ होती है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, थोड़ा सा ये गलत हो गया है, ये है ना, ये 0.34 है, सॉरी। ठीक है, इसके लिए सॉरी, ये 0.34 है। ठीक है, ये जो 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में डिफरेंस था ना, वो 0.34 नैनोमीटर था। ठीक है, ये जो मैंने बताया ना, ये इन 2 के बीच में जितना भी डिफरेंस होगा, 2 नाइट्रोजन, डिस्टेंस बिटवीन 2 नाइट्रोजन बेस इज 0.34। ठीक है, अब जो ये पूरा एक टर्न कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं 1 पिच। ठीक है, डीएनए की 1 पिच, इसकी डिस्टेंस होती है 3.4 नैनोमीटर। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो गया था, उसकी डिस्टेंस मैंने लिख दी थी, एक्चुअली 3.4 नैनोमीटर होती है एक टर्न कंप्लीट होने को। इस एक टर्न को बोलते हैं एक पिच। और जो 2 नाइट्रोजन बेस के बीच का स्पेस होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 नाइट्रोजन बेस, उसकी लेंथ होती है 0.34 नैनोमीटर। इसको याद कैसे करना है? देखो, एक टर्न अपने आप समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का बड़ा होगा 3.4, ये छोटा सा स्पेस है, बस पॉइंट इधर आ जाना, एक पॉइंट इधर कर देना है। ठीक है, 0.34, इनके बीच की 2 नैनोमीटर, 2 सिंपल। क्लियर? यहाँ से हमारे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है? डीएनए की स्ट्रक्चर। मुझे अब पूरे एक्सपेक्टेशन आप लोगों से कि आज आपको डीएनए की जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल कंप्लीट हो गई होगी। अब डीएनए मैंने क्या बताया था? क्रोमोसोम। अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें, पीछे जाएं, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम क्या था? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन।
अब अगला टॉपिक है हमारा, छोटा सा टॉपिक है हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि डीएनए का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन को, ठीक है। तो डीएनए की स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें हिस्टोन प्रोटीन। देखो कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम में रिवाइंड करने के लिए बता दूं, मैंने बताया 2 कंपोनेंट के बने होते हैं, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए हमारा कंप्लीट हो गया, हिस्टोन प्रोटीन देखते हैं क्या है। मैंने बताया था एक प्रोटीन है, प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारा डीएनए है ना, ये स्ट्रक्चर हमारा बन चुका था, डीएनए की स्ट्रक्चर की पैकिंग में काम आती है। कैसे काम आती है मैं बताता हूँ पहले। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है आपको, 8 प्रोटीन का ग्रुप होता है, 8 प्रोटीन का ग्रुप, 8 हिस्टोन प्रोटीन का ग्रुप, ठीक है। 8 हिस्टोन प्रोटीन का ग्रुप है, वो कंबाइन करता है, बनाता है ऑक्टामर। ऑक्टा का मतलब भी होता है केमिस्ट्री में 8, ऑक्टामर हिस्टोन, ठीक है। देखो सपोज ये एक हिस्टोन प्रोटीन है, 1 2 3 4, कितनी बननी है 8, 5 6, यहीं पे ले लो 7 8, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, और अच्छे से बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्रोटीन है आपस में कंबाइन हो गई। एक कंबाइन होके 8 प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, कंबाइन हो गए ग्रुप बनाती है, इसको बोलते हैं ऑक्टामर हिस्टोन, ठीक है। ठीक है, ये ग्रुप एक बड़ी बॉल की तरह बन जाता है, मतलब छोटी छोटी 4 5 6 बॉलों को एक कंबाइन कर लें, ठीक है, बड़ी बॉल बन जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। अब ये समझ लो इसमें 8 बॉल ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। अब इसका काम क्या होता है कि जो हमारा डीएनए था ना, कैसे रफली डायग्राम बना देता हूँ, समझ तो चुके ही आप उसको डीएनए को। ऐसे ही मैंने बताया था रिपीटिंग यूनिट होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुत लंबी होती चली जाती है, ऐसे ऐसे करके सो ऑन, ठीक है, बहुत लंबी यूनिट है। अब ये इसकी डीएनए की पैकिंग करने का काम करता है। अब पहले तो ये जान लो कि पैकिंग की जरूरत क्यों है और फिर पैकिंग कैसे हो रही है ये, ठीक है। थोड़ा अटपटा सा लग रहा है ना, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये टॉपिक है इसमें हिस्टोन प्रोटीन में, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पहले तो क्यों, व्हाई, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हाउ, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए की इसलिए जरूरत पड़ती है भाई, डीएनए जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल एक अप्रोक्स साइज इसका 3 मीटर के नियर बाई आता है ह्यूमन में। ह्यूमन के एक न्यूक्लियस के अंदर जो जितना भी डीएनए है ना क्रोमोसोम में, तो 3 मीटर के अप्रोक्स नियर बाई आता है। 3 मीटर देख लो कितना होता है, जबकि हमारा न्यूक्लियस कितना है, ये सेल है सपोज, सेल्स का भी एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है हमारा न्यूक्लियस, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। अब एक छोटी सी जगह में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स भी बहुत सारे हैं, एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन सेल में। अब एक क्रोमोसोम में भी बहुत लंबे ये है कि हमारे पास डीएनए है। अब इतना सारा डीएनए, अगर 3 मीटर का तो एक डीएनए, वो डीएनए ऐसे कंबाइन तो करना पड़ेगा ना, अंदर अरेंज करना पड़ेगा। जैसे हमारे घर में कपड़े ऐसे फैले पड़े रहते हैं, ठीक है, वो पूरा क्या ऑक्यूपाई कर रखते हैं हमारे, जैसे हमने बेडरूम पे डाल रखे हैं, पूरा ऑक्यूपाई कर रखा उन्होंने बेडरूम, ठीक है। हमारे कपड़ों, हम क्या करते हैं, उन कपड़ों को फोल्ड करते हैं, ठीक है, फोल्ड करके अच्छे से अलमीरा के अंदर रखते हैं। जहां उन्होंने इतना बड़ा बेड हमारा कवर कर रखा था, जहां हमने उनको फोल्ड किया, वो छोटी सी अलमीरा में इतनी सी जगह में आ जाते हैं। क्लियर, ऐसे इसको रैप करना पड़ता है, पैकिंग में रैप करके रखना पड़ता है। अब रैप समझ में आ गया कि हमें छोटे से न्यूक्लियस में कंबाइन कराना है, उस कंबाइन कराने के लिए हमें इसकी पैकिंग करानी पड़ती है। अब पैकिंग होती कैसे है वो देखते हैं। मैंने बताया ये हिस्टोन प्रोटीन पैकेजिंग में हेल्पफुल होती है, ठीक है। अब हेल्पफुल कैसे होगी, मैंने बताया इसमें 8 ग्रुप आएगा हिस्टोन प्रोटीन का, कंबाइन होगा, वो क्या बनाएगा, ऑक्टामर हिस्टोन, एक बड़ी 8 छोटी छोटी बॉल्स मिलकर बड़ी बॉल बना दी है, ठीक है। अब इसमें कैसे रैप होता है, अब आप ऐसे समझ लो, एक बॉल है, जैसे फुटबॉल को ले लो, एक फुटबॉल पकड़ लो और आपको उसको चारों तरफ को ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके एक वो रैप करना है, क्या बोलते हैं उसको, धागा रैप करना है, ठीक है। जैसे फुटबॉल पे एक धागा रैप करना हो, उस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है।
देखो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे बॉल तो है नहीं, ठीक है, बट जितना भी है मैं कोशिश करूंगा, जैसे डस्टर है मेरे पास, इसको आप एक गोल बॉल की तरह इतना एडजप्शन आप कर सकते हो। अब ये मेरे पास धागा है, ठीक है, इसको मान लो आप डीएनए, ये ऐसे ऐसे होके ऐसे डीएनए है ये। अब मैं इसको, ये हमारा ऑक्टामर हो गया हिस्टोन प्रोटीन का, अब इसको रैप करना है इस पे, ऐसे ऐसे करके रैप कर दूंगा मैं। ये सारा रैप हो गया इसके अंदर, क्लियर, ये सारा रैप हो गया इसके चारों तरफ को। और वैसे अगर मैं इसको खोल दूं तो देखो कितना लंबा धागा है, शायद इसमें आ भी नहीं रहा होगा, पूरा बहुत लंबा धागा है ये। और जब मैंने इसको रैप किया तो पूरे डस्टर पे, इतने से छोटे से डस्टर पे आ गया, जबकि इसके ऊपर जगह भी बच गई, ठीक है। और चाहते तो हम और भी लंबे धागे को इस पर रैप कर सकते थे। सेम ऐसे इस बॉल के चारों तरफ को, ये जो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है हमारा इसके डीएनए की, ये ऐसे करके फिर उधर से घूम के आता है ऐसे करके, ठीक है, फिर इधर को घूम के आता है ऐसे करके रैप हो जाता है, क्लियर। ये रैप होके ये हिस्टोन प्रोटीन इसकी रैपिंग में, पैकेजिंग में काम करती है, ताकि ये फिर आराम से न्यूक्लियस में आराम से हम इसको सेटल कर सके, ठीक है। सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन का इतना ही है। तो हमारा हिस्टोन प्रोटीन का भी क्लियर हो गया। याद रखना 8 ग्रुप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म ऑक्टामर हिस्टोन विच इज हेल्पफुल टू पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब देखते हैं, हमने जो इतना सारा खेल पढ़ा है कंपोनेंट में, क्रोमोसोम के डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, अभी भी हमारा मेन टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम तो बचा ही हुआ ही है, ठीक है। अब देखते हैं खेल होता है कैसे है कि हमने इतना सारा डीएनए वगैरह पढ़ा क्यों है। ऐसा मत समझना कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में पढ़ना जरूरी है, सब आता है एग्जाम में, ठीक है। ये सब डीएनए जरूरी है, ठीक है, डीएनए पढ़ना भी जरूरी है। डीएनए के सारे फंक्शन सब एग्जाम में आता है, उन्हें डायरेक्ट ही पूछ लिया डीएनए, क्योंकि डीएनए इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर। अब देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, डीएनए पढ़ा है। भाई डीएनए किस पे रैप हो गया, इस पे ऑक्टामर पे, हिस्टोन प्रोटीन पे, ठीक है। बहुत सारी, मैं एक सीक्वेंस करके बताता हूं सबसे पहले आपको। डीएनए था, डीएनए किस पे रैप हुआ हमारा, ऑक्टामर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ऑक्टामर हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन पे अब हमारा रैप हो चुका है। अब ऐसे ही बहुत सारी हिस्टोन प्रोटीन इकट्ठी होती जाएंगी, एक इधर आ जाएगी, एक इधर आ जाएगी, हिस्टोन प्रोटीन कोइल्ड होंगी, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन बनाएंगे हमारी क्या, जैसे ये हिस्टोन प्रोटीन पे कंबाइन होता है ना, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जैसे हिस्टोन प्रोटीन है, अब एक हिस्टोन प्रोटीन और आ गई इसके पास, एक हिस्टोन प्रोटीन और आ गई, ऐसे बहुत सारी हिस्टोन प्रोटीन इकट्ठी होंगी, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन, ग्रुप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम। फिर न्यूक्लियोसोम होते हैं कोइल, बताता हूँ अभी कोइल भी क्या आता है। कोइल होने के बाद होते हैं वो सुपर कोइल, सुपर कोइल भी बताऊंगा क्या है। सुपर कोइल होने के बाद वो बनाते हैं क्रोमेटिन फाइबर। अब क्रोमेटिन फाइबर से बनता है हमारा क्रोमेटिन, जो किसका पार्ट है, क्रोमोसोम का। मैंने बताया था ना शुरू में, क्रोमोसोम के कंपोनेंट में भाई डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर बना होता है क्रोमोसोम। ये जो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्या बनाती है, क्रोमेटिन। सबसे शुरू में बताया था वही ये क्रोमेटिन है। अब देखते हैं कैसे, यहां तक का तो आपका क्लियर हो गया होगा कि डीएनए रैप हुए किस पे, ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन पे, फिर बहुत सारे ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन इकट्ठी होकर फॉर्म बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम होते हैं कोइल, कोइल बताता हूँ मैं कैसे होते हैं। अब पहले जैसे टेलीफोन होते थे ना घर पे, सपोज थोड़ा सा देखता हूँ डायग्राम बना के टेलीफोन का। जैसे टेलीफोन है, ठीक है, एक उसका बेस होता था, जैसे यहाँ पे टेलीफोन रखा जाना है, यहाँ पे नंबरिंग होती थी 1 2 3 4 5 6, पता नहीं आपने देखे नहीं देखे हैं। इसमें एक वायर निकली होती थी, ये ऐसे 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 हो गए, इसमें कनेक्ट रहती थी। या फिर जो कुछ पेन होते हैं ना, पेन के अंदर वो स्प्रिंग होता है ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलते हैं कोइल। जैसे न्यूक्लियोसोम बहुत सारे ऑक्टामर हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर न्यूक्लियोसोम बनते हैं। न्यूक्लियोसोम आपस में ऐसे, एक न्यूक्लियोसोम यहाँ पे है, एक न्यूक्लियोसोम यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे न्यूक्लियोसोम इकट्ठे होते होते कोइल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं कोइल। एक सिचुएशन होती है सुपर कोइल। सुपर कोइल बताता हूँ कैसे होते हैं। जैसे हमारे पास ये बहुत लंबी है डोर, ये हमारे पास, ठीक है, स्प्रिंग। अब ये ऐसे ऐसे चल रहा है, फिर ये ऐसे 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 हो गए ना, आपस में ही कोइल हो गया। ऐसे समझ लो जैसे उलझ जाता है ना, जैसे टेलीफोन की वायर थी,
अपने आप में नेचर में तो कोयल है ही है, और ये आपस में ऐसे इसको हम करें उलझ जाएगा, ठीक है। जब ये आपस में उलझ जाते हैं तो उसको बोलते हैं सुपर कोइल। ये सुपर कोइल हो गए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना, सुपर कोइल हो गए एक क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं, ठीक है। उस क्रोमेटिन फाइबर को जब सारे क्रोमेटिन फाइबर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन एक किसकी स्ट्रक्चर का पार्ट है? क्रोमोसोम का। मैंने शुरू में बताया था क्रोमोसोम इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो धागे जैसे स्ट्रक्चर। क्लियर? देखो सीधा सा क्रोमोसोम को पकड़ो, चलो यहीं से आगे कर देता हूं मैं। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कहाँ पे है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ पे है? सेल में। क्लियर? सेल, सेल के अंदर जाओ, जूम करो, न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस को और जूम करो तो हमें मिलेगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को और जूम करो तो हमें मिलेगा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को और ओपन करोगे, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर को और ओपन करोगे, सुपर कोइल स्ट्रक्चर। फिर उसको उलझी, उसको और खोलोगे तो हमें कोइल स्ट्रक्चर मिलेगी, इस तरह की स्प्रिंग जैसी। फिर इसको और खोलोगे तो हमें न्यूक्लियोसोम मिलेगा, जो बहुत सारी स्टोन प्रोटीन का ऐसे ऐसे करके मिल बना हुआ है। फिर इसको और ओपन करोगे हमें न्यूक्लियर ऑक्टामर मिलेगा, हिस्टोन ऑक्टामर, जिसमें हमारा डीएनए रहता है। उसको और ओपन करेंगे हम, हमें डीएनए मिलेगा, ठीक है, अपना डीएनए। और डीएनए के और जूम करेंगे वो पूरी स्ट्रक्चर मिलेगी, एटीजीसी वगैरह जो मैंने बताया था। क्लियर है? यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाता है क्रोमोसोम की वहाँ तक, ठीक है, कंपोनेंट में डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन, ये सारा बता दिया मैंने। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जो हमारा मेन टॉपिक है। मैंने बताया था कि ये 2 टाइप में पूरा होगा, आज में ये हुआ है। अगली क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ेंगे, क्रोमोसोम की शेप कैसी होती है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम या तो इसी अगली क्लास में ही बता दूंगा कितने होते हैं, देख लेंगे, वो भी बता देते हैं। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, कितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, जो उसमें डायग्राम बनेगा क्रोमोसोम, जैसे मैंने डीएनए के पार्ट बताए थे कि क्रोमोसोम के कौन कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, कौन सिस्टर क्रोमेटिन होता है, ठीक है, कौन सा टेलोमियर होता है, किसका क्या काम होता है, वो सारी चीज़ देखेंगे हम। फिर थोड़ा सा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम देख लेंगे, छोटा सा टॉपिक है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये चैप्टर हाफ कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर फर्स्ट। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे सेल साइकिल, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास ठीक अच्छी लगी होगी। अगर कुछ सजेशन है आपके मेरे लिए तो उसको कमेंट में लिख देना, ठीक है। या कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं इंप्रूवमेंट भी करने की ट्राई करूँगा। वैसे मैंने ट्राई किया है आपको बहुत सिंपल वे में, बहुत ईजी वे में। थोड़ी वीडियो अगर लंबी भी हुई है तो उस पर भी मैंने वो नहीं किया कि लंबी हो रही है, कोई इशू नहीं है, बट आपके जो टॉपिक हैं वो थोड़ा क्लियर हो जाए। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी आपके सजेशन होंगे वो आप कमेंट कर देना। तो आप पढ़ना, इसको अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि इसको रीड करने के बाद ही हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे, वो तभी समझ में आएगा। पूरा सेल साइकिल ही इससे कनेक्ट होकर चलेगा। तो अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तभी आपको क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर समझ में आएगी। इसको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसको सेल साइकिल अच्छे से समझ में आएगी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। ओके, बाय।